सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री विषय से देने जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त यदि आप स्टेट पीसीएस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इतिहास विषय को पूछा ना जा रहा हो या जीएस ना पूछा जा रहा हो। जीएस अगर पूछा जा रहा है तो हिस्ट्री विषय जो है मेन पार्ट होता है, उसमें पढ़ना ही होता है। तो जाहिर सी बात है ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि जो ये वीडियो है ये ज्ञान प्रकाशन की जो नई बुक है, नया संस्करण जो आया है, मैं उसी बुक को पढ़ा रही हूँ। और इसमें मैं आपको शुरू से लेके मतलब पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊँगी। और हर दिन आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगा इस बुक से। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको, पहले मैं बताऊंगी कि भारतीय इतिहास को पढ़ना कैसे है, कितने भाग में इसको पहले बांटते हैं और किस तरीके से इसे पढ़ा जाता है, इतिहास की डिफिनेशन क्या है। और इसके अलावा थोड़ा बहुत मैं रिसोर्स बताऊंगी। और बाकी जो है आगे की क्लासेस कंटिन्यू इसी तरीके से चलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भारत का जो इतिहास है इसको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है आपका जो पहला भाग है वो प्रागैतिहासिक काल है, जिसको पाषाण काल भी कहा जाता है। दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल है और तीसरा आपका ऐतिहासिक काल है। इसकी जो डिफिनेशन है आगे की, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है या आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, इसकी डिफिनेशन मैं आगे बताऊंगी। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रो दे दूं। इसके बाद अब जो प्रागैतिहासिक काल है इसे पूरा पाषाण काल में सबसे पहले जो इसका भाग है पूरा पाषाण काल है, जो अज्ञात काल से, ये कह सकते हैं कि हमें पता नहीं है कि जो है मानव ने हो सकता है कि जब से उत्पत्ति हुई है तब से लेके अभी तक का जो काल, तब से जो 8000 ईसा पूर्व तक का काल है, ये पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद आपका मध्य पाषाण काल आता है, जो 8000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक का काल है। फिर इसके बाद आपका नवपाषाण काल है, जो 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक का काल है। ये सभी क्या है, ये सभी जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, जो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक का काल है। इसके अलावा वैदिक सभ्यता है, जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का काल है, वो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है। वैदिक सभ्यता को भी हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिसमें से जो पहला भाग है वो ऋग्वैदिक काल है, उसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं। जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का काल है, उसे ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। फिर उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो उत्तर वैदिक काल है। इसी तरीके से ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल में आपका इसको 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, जो 600 ईसा पूर्व से लेके 700 ईस्वी तक का है। फिर 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक। फिर आपका 1707 ईस्वी से लेके 15 अगस्त 1947 तक का जो काल है, सभी क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास है। तो सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, जब कब से है, 600 ईसा पूर्व से लेके 712 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक, औरंगजेब की मृत्यु तक। फिर 1707 से लेके 15 अगस्त 1947 तक, जो आधुनिक भारत का इतिहास है। इसी के अंतर्गत हम जो आपका प्राचीन भारत का इतिहास है, इसी में हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद पढ़ेंगे, मगध का साम्राज्य पढ़ेंगे, किस तरह से मगध विकसित हुआ, किस तरीके से प्राचीन भारत का केंद्र बना रहा। फिर मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, मौर्योत्तर पढ़ेंगे, फिर गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, किस तरह इसको प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहा गया, इनके राजा किस तरह से महाप्रतापी हुए। फिर हर्षवर्धन काल पढ़ेंगे। और इसी के अंतर्गत जो हम बता दें, जो मध्यकालीन भारत है, इसमें 8वीं शताब्दी से लेके पूरा 12वीं शताब्दी तक का जो काल है, इसे पूर्व मध्यकालीन कहते हैं। और जो उत्तर मध्यकालीन है, वो 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का जो काल है, उसे क्या कहेंगे, उत्तर मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत रखेंगे। इसी में आपका
इधर आपके पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका राजपूताना हो गया, पाल हो गया, चालुक्य हो गया। इस तरीके से जो उत्तर मध्यकालीन है इसमें उत्तर भारत का इतिहास है, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, मुग़ल पढ़ेंगे, चौहान वंश पढ़ेंगे, इस तरह से सब हम लोग कवर करेंगे। चलिए अब मैं बता दूं आपको कि इतिहास क्या है। इतिहास जो है जिसे हिस्ट्री इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास को हिस्ट्री यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द है जो हिस्टोरिया से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, अर्थात खोजों से जो प्राप्त ज्ञान है। जैसे अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो नॉलेज एक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन, हम जो भी खोजते हैं उससे जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो सब क्या है, इतिहास के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अगर एक तरीके से हम छोटे शब्दों में कहें तो इतिहास अतीत का अध्ययन है, क्योंकि यह लिखित दस्तावेज में वर्णित है। इतिहास क्या है, जो हमारा अतीत है, जो हमारा पास्ट है, जो हमारा बीत चुका है, वो हमारा क्या बनता जाएगा, वो हमारा इतिहास बनता जाएगा। और उससे जो भी हमें लिखित साक्ष्य हो गया, जैसे कि आपकी डायरी हो गई, आपने लिखी है, वो भी जो आने वाला पीढ़ी होगा उसे पढ़ेगा तो क्या होगा, वो आपका इतिहास हो जाएगा। इस तरह जो भी हमारा समय बीत रहा है या बीत चुका है वो सब हमारे क्या है, इतिहास है। तो इसी तरह से हमारे देश का कोई न कुछ इतिहास है, तो उसी इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए अब आगे देखिए। आगे आपका है ब्रिटेन के एक इतिहासकार हैं ई एच कार ने अपनी पुस्तक में लिखा है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री में लिखा है, इतिहास की एक परिभाषा उन्होंने दी है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनंत संवाद है, जो कभी खत्म न होने वाला जो संवाद है, क्योंकि वर्तमान और अतीत साथ ही, मतलब इन दोनों का जो बीच का जो मार्ग है वही इतिहास है, बीच का जो हिस्सा है दोनों के बीच बातचीत कराता है। जैसे जो आपके पास्ट में जो गुजर चुका है और जो वर्तमान में चल रहा है, इन दोनों बीच का क्या कर रहा है, दोनों को मिलाने का जो कार्य कर रहा है वो इतिहास ही कर रहा है। हिस्ट्री अनएंडिंग डायलॉग्स बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। अब मैं पहले बता चुकी थी आपको कि किस तरीके से इतिहास को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, पूरे इतिहास को, पूरे इतिहास को 3 भागों में लेकर ही पढ़ते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको जो है प्री हिस्ट्री पीरियड भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक में होता क्या था। जो प्रागैतिहासिक की डिफिनेशन की बात करें या किसे कहते थे, तो प्रागैतिहासिक काल के जो लिखित इतिहास के पहले कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस कालखंड में लोगों को लिपि अथवा अक्षर का ज्ञान नहीं था। यह आदिम लोगों का इतिहास था और इसे पत्थर और हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा और चित्रकारी के आधार पर इतिहास लिखने का कार्य किया गया, और इसी को हम पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। जो पाषाण काल है इसी के अंतर्गत रखा। अब इसमें हम अगर कहें आपसे कि किस तरीके से आदि ऐतिहासिक काल, किस तरीके से जो आपका प्रागैतिहासिक काल रहा है, तो प्रागैतिहासिक काल जो उस समय के लोग थे वो लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते थे, ना ही उनको अक्षर का ज्ञान था, ना ही उनको लिपि का ज्ञान था। इसीलिए हम जो भी इतिहास करता थे उनको कोई भी ऐसा लिखित साक्ष्य नहीं मिला, इसीलिए उनको क्या कहा गया, उन्हें प्रागैतिहासिक काल कहा गया। और जो इतिहासकार थे इनके इतिहास की रचना या कह सकते हैं कि कैसे लिखा गया, तो वो उनकी जो हड्डियाँ थीं, जो अवशेष मिले और जो पत्थर के औजार थे, या उन्होंने जो गुफा में चित्रकारी कर दी अपने हिसाब से जो डिज़ाइन बना दिया, उसी को देखकर लोगों ने क्या किया, जो इतिहासकार थे उन्होंने उनका इतिहास लिख दिया। तो वो सब क्या था, वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो आई होप्स कि आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रागैतिहासिक काल में क्या था। अब हम आदि ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड की बात करेंगे। तो इसमें लोगों को लिखना भी, ये इसमें क्या था, तो इसमें लोगों को अगर मोटे तौर पे हम जाने तो लिपि का विज्ञान था इन लोगों को, और अक्षर का विज्ञान था। लेकिन अभी तक इनकी जो लिपि थी, जो अक्षर था, उनको पढ़ा नहीं जा सका। जो इतिहासकार थे अभी पढ़ने में उनको सफलता नहीं प्राप्त हुई। और इस कालखंड के अंतर्गत किसे रखा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को और वैदिक सभ्यता को इस कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इनकी जो लिपि थी या भाषा थी कैसी थी, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक थी। हम अगर क्वेश्चन करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा कैसी थी, तो आप कहेंगे चित्रात्मक और प्रतीकात्मक थी। एक प्रतीक रख देते थे, जैसे कि कुछ इस टाइप का पेड़ वेड़ बना दिए, तो आप क्या समझेंगे इस कैसी भाषा है, पेड़ बना दिए या चिड़िया बना दिए, इससे उनकी अपनी एक भाषा थी। तो इसी तरीके से उनको समझ में नहीं, आप समझ नहीं सकते ना कि कौन कौन सी क्या क्या भाषा है।
इस तरह से अभी तक इतिहासकार उसका जो है अंदाज़ा नहीं लगा पाए और नहीं पढ़ पाए हैं। अब ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें तो इसमें लोगों को लिपि का भी ज्ञान था और अक्षर का भी ज्ञान था और इतिहासकारों ने इनकी भाषा को पढ़ भी लिया, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, ऐतिहासिक काल कहा गया। और ये अब भारत में कब से प्रारंभ होती है, तो भारत में 6वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है और महाजनपद काल से अब तक का जो कालखंड है सभी को जो है ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, क्योंकि अभी सभी जो है लिखित साक्ष्य भी हमें प्राप्त हैं और लोग उसको पढ़ भी चुके हैं और जानते भी हैं। जैसे कि पांडुलिपियाँ हो गई, ये सब चीज़ें हमें मिली, जिससे हमें पता चला कि हाँ उनका इतिहास क्या रहा है, वो कैसे मतलब जीवन यापन करते थे, उनका रहन सहन क्या था, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमको लिखित रूप से प्राप्त हुई, इसलिए हम इसको किस में रखेंगे, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। चलिए मैं थोड़ा बहुत आपको रिसोर्स बता दूं कि भारत में किस तरीके जब भी आप भारतीय इतिहास पढ़ने जाएंगे, जैसे कुछ भी चीज़ हो गया, कुछ तो आपको रिसोर्स चाहिए, कुछ तो मटेरियल चाहिए। जब इतिहास लिखा गया तो उनको कुछ ना कुछ रिसोर्स मिला, जहाँ से स्रोत मिले, जहाँ जहाँ से उनको कुछ भी प्राप्त हुआ, जैसे पांडुलिपि हो गई, ताम्रपत्र हो गए और अभिलेख हो गए, शिलालेख हो गए, या कोई यात्री कुछ लिख के चला गया या उसकी किताब हो गई, तो वो सब सारी चीज़ों का अध्ययन करके भारत के इतिहास को लिखा गया। तो हम यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्स थे जिसके माध्यम से हमारे भारतीय इतिहास को लिखा गया या भारत के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो ये मेनली 3 प्रकार के थे, जिसमें से सबसे पहला आपका हम प्रकार बताएं तो साहित्यिक साक्ष्य था। जो भी लिखने पढ़ने वाली सामग्री थी, जो भी लिखे गए पढ़े गए जो भी हमें प्राप्त होगा, वो सब लिखित जितने भी साक्ष्य हुए वो साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आएगा। और दूसरा, यात्री जो विदेशी यात्री आए उनका जो भी उन्होंने अपने जो भी भारत के बारे में वर्णन किया, जो भी बताया, वह सब सारी चीज़ें जो है हमें इतिहास के बारे में जानने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। फिर पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत क्या आएगा, जो भी अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, शिलालेख हैं, ये सब सारे क्या होंगे, पुरातात्विक साक्ष्य होंगे, जो खुदाई में हमें जो भी सामग्री प्राप्त हुआ वो सब सारी चीज़ें, चाहे वो कुछ भी हो। फिर अब हम बात करते हैं, आज मैं बताऊंगी आपको साहित्यिक, सबसे पहले हम बढ़ेंगे साहित्यिक साक्ष्य के बारे में। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत अगर हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट में देख लें कि हम इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। सबसे पहले है, इसको 2 भागों में बांटते हैं, साहित्यिक धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या है, जैसे कि वेद हो गए, पुराण हो गए, रामायण हो गए, ये सब क्या होंगे, ये साहित्यिक साक्ष्य होंगे, तो साहित्यिक जो भी आपके साक्ष्य मिले। और फिर आपके लौकिक हैं, लौकिक में क्या है, जैसे कि ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, जीवनी हो गया, गल्प साहित्य हो गया। और इसमें भी आपको मैं बता दूं, जो धार्मिक साहित्य है इसको भी 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक तो ब्राह्मण साहित्य, दूसरा ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में जो है वेद, पुराण, आर्यक और पुराण, स्मृति, ये सब चीज़ें। और जो इसमें आपका ब्राह्मणोत्तर साहित्य है, इसमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आएंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले आपके साहित्यिक साक्ष्य के बारे में। तो सबसे पहले हम वेद पढ़ेंगे। वेद में क्या है, तो वेद भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिनका संकलन किसने किया, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। चलिए एक बार आप लोग भी बोलिए, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने क्या किया है, वेदों का क्या किया, संकलन किया है। उन्होंने लिखा नहीं बल्कि क्या किया, एकत्र किया, संकलन किया है। वेद का क्या अर्थ होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इससे हमें क्या पता चलता है, आर्यों के आगमन के बारे में और भारत में किस तरीके से वो बसे, इस तरीके से हमें पता चलता है। किससे, वेद से पता चलता है। वेदों से ही हमें आर्यों के आगमन और बसने का हमको जानकारी प्राप्त होती है। फिर वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद सबसे पहले आप सुन लीजिए कि ये गद्य में लिखा गया है। किस में है, ये गद्य में लिखा गया है। और जो यह प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है, ये अगर क्वेश्चन करें हम कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है, अगर नवीन वेद की बात करें तो अथर्ववेद है। याद रखिएगा इसे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ही लेता है। इसकी रचना कहाँ पे हुई, तो सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और कितने श्लोक हैं, 1028 श्लोक हैं। और जिसमें से 1017 क्या है, सूक्त हैं और 11 वालखिल्य हैं। तथा लगभग
10,600 मंत्र हैं। इसमें मंत्र किसके दिए गए हैं तो याद रखिए, उस समय जो देवी देवता होते थे, जैसे कि अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, इंद्र हो गया, वरुण हो गया, इन देवताओं को, जैसे अग्नि आग के देवता थे, सूर्य थे जो कि हमको रोशनी देते थे, इंद्र थे वर्षा के लिए, वरुण और हवा के लिए, इस तरीके से इन सभी देवी देवताओं के लिए क्या किए गए हैं, मंत्र दिए गए हैं ऋग्वेद में। फिर आपके 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, जिसमें 4 वर्णों की बात कही गई है। कौन सा मंडल है, 10वां मंडल है। कितने वर्णों की बात कही, वर्णों की बात कही गई, 4 वर्णों की बात कही गई। कौन कौन से वर्ण, ब्रह्मा। सबसे पहले इसमें कहा गया कि जो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा से ही 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। किसकी, सबसे पहले जो ब्रह्मा का जो सिर था, सिर से किसकी उत्पत्ति हुई है, सिर से, ये सिर हो गया आपका, इस सिर से किसकी उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मणों की उत्पत्ति हो गई है। और आपके हाथ हो गए, हाथ, बाजुओं से किसकी उत्पत्ति हुई है, क्षत्रिय जो कि रक्षा करते हैं इसलिए क्षत्रिय। वैश्य जो कि व्यापार संबंधित कार्य करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं तरीके से, वो कौन होंगे, पेट से उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा के पेट से किसकी उत्पत्ति हुई है, वैश्यों की उत्पत्ति हुई है। फिर आपके शूद्र हो गए, शूद्र से किसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि चलना फिरना ज़्यादातर काम शूद्रों का, शूद्र जो है ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हुए। इस तरीके से जो है 4 वर्णों की उत्पत्ति किस में बताई गई है, याद करिए एक बार फिर से, 10वें मंडल में। और किस में, 10वां मंडल किस में भाग है, तो हम बात कर सकते हैं किसका भाग है, तो ऋग्वेद का भाग है। अब गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, तो 3रे मंडल में, 3rd मंडल में ही, मतलब किसकी बात की गई, गायत्री मंत्र का बात किया गया है, जो किसको समर्पित है, तो सूर्यदेव को समर्पित है ये। चलिए अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में किसकी बात की गई है, जब मोस्टली अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में देखिए सबसे जो बड़ी बात है इसमें यही है कि इसमें यज्ञों की बात कही गई है। जो यज्ञ थे, जो भी जितने भी तरीके के यज्ञ होते थे, उन यज्ञों के विधि विधान, जो भी नियम कानून थे, उन सब सारी चीज़ों की जो चर्चा की गई, किसमें की गई है, यजुर्वेद में की गई है। यजुर जो है कर्म कांड प्रधान एक तरह से ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता था, अधर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में है, शुक्ल यजुर्वेद जो पद्य में है, विभक्त है। और एक यजुर्वेद मात्र एक ऐसा वेद है जो किसमें है, गद्य और पद्य दोनों में है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो ऋग्वेद है किसमें है, ये केवल गद्य में है, और यजुर्वेद किसमें है, गद्य और पद्य दोनों में है। अब सामवेद की बात करते हैं। सामवेद मतलब साम शब्द का अर्थ होता है गीति। जिन ऋचाओं के ऊपर साम गाए जाते थे उनको सामयोति कहते थे, और भारतीय संगीत का स्रोत भी यही है, सामवेद। जैसे भारतीय संगीत का जन्म कहाँ से हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, सामवेद से हुआ है। और इसको जो गाते थे, इसके पुरोहित को क्या कहा जाता था, उद्गाता कहा जाता था। सामवेद किसमें सिर्फ है, गद्य में है, सामवेद सिर्फ किसमें है, पद्य में लिखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्व शब्द का तात्पर्य होता है पवित्र या जादू से होता है। ध्यान रखिएगा, जादू टोने की बात किसमें कही गई है, अथर्ववेद में कही गई है, जिसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, अंधविश्वास, जो भी जादू टोना, अंधविश्वास, ये सब सारी चीज़ों की अगर बात कही जाएगी तो किसमें कही जाएगी, अथर्ववेद में। और यज्ञों के नियम से यजुर्वेद में, और जिसमें वर्णों की उत्पत्ति आपका ऋग्वेद में, और संगीत की उत्पत्ति सामवेद से। और इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इस तरीके से आपके जो है अथर्ववेद हो गया साहित्यिक स्रोत में। और आगे चलिए देखते हैं, जितने भी वेद हैं सभी के अपने उपवेद में हैं। तो उपवेद भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए आपका ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद के प्रणेता कौन है, धन्वंतरी हैं। ये जो आपका आयुर्वेद है किससे संबंधित है, तो इसमें चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। एक बार फिर से दोहराइए, आपका जो ऋग्वेद है ये इसका उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद है, और इसके जो प्रणेता कौन है, धन्वंतरी हैं, और ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। आपका फिर यजुर्वेद जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, और इसके प्रणेता कौन है, विश्वामित्र हैं। इसमें युद्ध कला से संबंधित बात बताई गई है। फिर आपका सामवेद है,
जिसके उपवेद क्या है, गंधर्व है। और इसके प्रणेता कौन है, मतलब इसको लिखने वाले भरत मुनि है। इसमें कला एवं संगीत से संबंधित बात बताई गई है। फिर इसी तरीके से आपका इनकी बात कर लेते हैं। आपके जो अंतिम में क्या है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद के वो उपवेद क्या है, शिल्पवेद है। और इसमें विश्वामित्र इसके प्रणेता हैं और भवन निर्माण कला से संबंधित इसमें बात बताई गई है। अब चलिए हम आगे देखते हैं और क्या है साहित्यिक स्रोत में। तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। देखिए जितने भी आपके वेद हैं उनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। और तो ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या कितनी है, तो देखिए 3 ऐसे वेद हैं जिनके 2-2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे कि ऋग्वेद हो गया, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, कौशिकी और ऐत्रेय हैं। यजुर्वेद जिसके तैत्तिरीय और शतपथ हैं। सामवेद, पंचविंश और जैमिनी है। अथर्ववेद का केवल एक ही आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ ब्राह्मण है। अब आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आर्यक, आर्यक कितने हैं, तो इनके जो आर्यंक होते थे, आर्यंस शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है जंगल तथा वन। आर्यंक दार्शनिक ग्रंथ है जिसके विषय में आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि सभी के बात किस में कही गई है, आर्यक में कही गई है। ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए। इसका अध्ययन भी जंगल में ही किया जाता था। आर्यक जो है ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच का सेतु का कार्य करता है। अब उपनिषद भी देखिए। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। सबसे पहले ये जान लीजिए। फिर इसके बाद इस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। ये समीप बैठकर पढ़ना, गुरु के समीप बैठना, एकांत में सीखा गया जो ज्ञान है। तो एक तरीके से देख लिए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखा जाता है। इसमें आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन है। ये भारतीय दार्शनिकता के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। इसमें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है, आपका उपनिषद है जिसे वेदांत भी कहते हैं। वेदों का सर्वोच्च तथा अंतिम उद्देश्य बतलाते हैं जो वेदांत हैं। आपका सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। अब चलिए हम बात करते हैं वेदांत की। वेदांतों का अर्थ समझने के लिए सूक्तियों की सही उच्चारण के लिए वेदांत की रचना की गई। वेदांत कितने हैं, 6 हैं। शिक्षा, वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण किया गया है। कल्प, वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने हेतु विधि के नियम को कल्प कहते हैं। व्याकरण, जिसमें नामों तथा धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम बनाए गए हैं। फिर निरुक्त में क्या है आपका, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति हेतु नियम, भाषा शास्त्र तथा प्रथम ग्रंथ माना गया है। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ क्या है, निरुक्त है। छंद, वैदिक साहित्य के गायत्री, त्रिस्तूप, जगती, बृहति का प्रयोग बताया गया है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्राचीनतम आचार्य लगथ मुनि थे। चलिए अब आगे सूत्र भी देख लीजिए। यज्ञों के विधा के नियमों का संक्षेप तथा व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित करने के लिए कल्प सूत्रों का जन्म हुआ। ये 4 कल्प सूत्र हैं। स्रोत सूत्र, इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित स्रोत वैदिक अग्नि में दिए जाने वाले यज्ञ यागादिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। गृह सूत्र, इसमें क्या है आपका, इसमें मनुष्य के समस्त लौकिक तथा परलौकिक जीवन से संबंधित कर्तव्यों का वर्णन है। इसमें गृह अग्नि में होने वाले यज्ञों तथा उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि संस्कारों का वर्णन मिलता है। तो पहले स्रोत सूत्र है, इसमें क्या है,
स्रोत सूत्र में इसमें यज्ञों के बारे में बताया गया। गृह सूत्र में इसमें लौकिक और परलौकिक दोनों के संबंध में बात कही बताई गई है, और विवाह और आदि जितने भी संस्कार हैं इसके बारे में वर्णन मिलता है। फिर आपका धर्म सूत्र है, इसमें 4 वर्णों तथा चारों आश्रमों के कर्तव्यों विशेष के रूप में से राजा के कर्तव्यों का विवेचन किया गया है। इसके साथ ही यह विधि विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों, अधिकारों तथा कानूनों का वर्णन करता है। शुल्ब सूत्र, इसमें वेदी निर्माण की रीति का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। आर्यों के प्राचीनतम ज्योतिषीय संबंधित कलाओं तथा गणनाओं के प्रतिपादन होने के कारण इनका अपना वैज्ञानिक महत्व है। अब पुराण देखिए। पुराण प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं अथवा इनके पुत्र उग्र शर्वा माने जाते हैं। इनकी कुल संख्या 18 है। इसमें सर्वाधिक प्राचीन तथा प्रमाणिक जो पुराण है वो मत्स्य है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, और इसमें सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और इसमें देखिए 60 दर्शन की भी बात करते हैं, और यह आत्मा परमात्मा जीवन मृत्यु से संबंधित पुराण है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं 6 दर्शनों की बात करते हैं। भारत में 6 दर्शन प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक कौन है? कपिल। योग, जिसके प्रवर्तक पतंजलि। वैशेषिक, जिसके कणाद। फिर न्याय गौतम है, और पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण व्यास हैं। अब देखिए कुछ हम पुराणों की बात कहे थे, तो पुराणों में कुछ फेमस पुराण भी है, जैसे विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र वंश से संबंधित है, जो कि सातवाहन उसमें मोस्टली हम देखेंगे। फिर वायु पुराण जो गुप्त वंश से संबंधित है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं आपसे साहित्यिक स्रोत में सबसे अगर महत्वपूर्ण की बात करें तो रामायण है। रामायण में क्या है? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे जो है चतुर्शती सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण जो है महाभारत के बाद लिखा गया है। और अब महाभारत देखिए, महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महर्षि व्यास हैं, और इसके वाल्मीकि थे ना रामायण के। अब महाभारत को जय संहिता और सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। स्मृति ग्रंथ, स्मृतियों की संख्या कितनी है? चलिए देखिए स्मृतियाँ कितनी हैं। इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इसमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। कुल मुख्यतः स्मृति जो मुख्य स्मृतियाँ हैं देखिए निम्न है। मनुस्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। फिर विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति, नारद स्मृति और वशिष्ठ स्मृति। नारद स्मृति में गुप्त वंश का विवरण प्राप्त होता है। इसके प्रमुख टीकाकार भरूची, मेधातिथि, गोविंदराज और कुल्लूक हैं, भट्ट थे। अब देखिए ब्राह्मणोत्तर साहित्य में क्या है। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में जो है सबसे पहला साहित्य है इसमें बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ से भी हमें भारत के इतिहास के बारे में बौद्ध ग्रंथ से भी हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनके समस्त उपदेशों को 3 भागों में संकलित किया गया, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। इसमें सबसे पहला विनय पिटक, सूक्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में इसमें क्या है? इसमें बुद्ध द्वारा उपदिष्ट संघ संबंधित जो भी नियम, आचार, शिक्षाएं, जितनी भी चीज़ें थी वो सब किस में लिखी गई हैं? विनय पिटक में लिखी गई। इसके संकलनकर्ता कौन थे? उपाली थे। फिर आपका सूक्त पिटक, इसमें त्रिपिटक में सबसे बड़ा, जितने भी तीनों पिटक में सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? सूक्त पिटक है। इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ इसे माना जाता है। इसके संकलनकर्ता कौन थे? आनंद थे। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश भी कहा जाता है। सूक्त पिटक धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित था। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह। क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के प्रवचन किस पिटक में है? तो सूक्त पिटक में है। और भगवान बुद्ध
मतलब भगवान बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी, उपदेश दिए, किस पिटक में लिखा गया है, तो वो विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक के बारे में चलिए पढ़ते हैं। अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत समाहित हैं। इसके संकलनकर्ता मौगली तिष्य थे और इस पिटक के सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ। सबसे पहले वैसे तो पाली भाषा में जितने भी इन्होंने पाली में ही उपदेश भी दिया था अपना, लेकिन जो इनका सबसे पहले जो अभिधम्म पिटक है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब इसी में आगे देखिए, त्रिपिटकों में से विनय पिटक तथा सूक्त पिटक का संकलन बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ ही सप्ताह पश्चात 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। अभिधम्म पिटक का संकलन अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व बौद्धों के तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ, जिसके अध्यक्ष अथवा बौद्ध भिक्षु मौगलीपुत्र तिष्य थे। त्रिपिटक की भाषा क्या थी? त्रिपिटक की भाषा पाली थी, लेकिन मैंने बताया था कि जो अभिधम्म पिटक में शुरुआत में थोड़ी बहुत क्या लिखे, अंत में संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है। अब त्रिपिटक के अतिरिक्त दीपवंश, महावंश, मिलिंद, पन्हों बौद्ध ग्रंथ हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब जैन ग्रंथ भी देख लीजिए। जैन ग्रंथ में सबसे आपका महत्वपूर्ण है, जैन ग्रंथ प्राकृतिक तथा पाली दोनों ही भाषाओं में मिलता है। जैन साहित्य को आगम के नाम से भी जाना जाता है। और आगे देखिए, आगे इसमें क्या देखिए, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचारांगन सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण कुछ विशेष जैन ग्रंथ हैं। इसी में देखिए, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से याद होता है। भगवान महावीर के जीवन कार्यों का विवरण भगवती सूत्र में ही मिलता है। पुराणों में जैन साहित्य को चरित कहा गया है। चरित किसे कहा गया है? जो जैन साहित्य है उसे चरित कहा गया पुराणों में। चरित संस्कृत के साथ साथ प्राकृतिक तथा अपभ्रंश भाषा में भी लिखे गए हैं। अब लौकिक साहित्य देखिए, अभी हम लोगों ने आगे लौकिक साहित्य के अंतर्गत विभिन्न ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे साहित्य को धर्मोत्तर साहित्य भी कहते हैं। सबसे पहला जो साहित्य आप पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, जिसे मौर्य काल में लिखा गया। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त, चाणक्य तथा कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने लिखा है। फिर अर्थशास्त्र को भारत का प्रथम राजनैतिक ग्रंथ भी कहते हैं। अर्थशास्त्र से क्या क्या पता चलता है? तो मौर्यकालीन समाज, राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का विवरण हमें प्राप्त होता है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है और पाणिनि का समय काल 400 ईसी या ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस ग्रंथ में पूर्व मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन मिलता है या उस पर प्रकाश डालता है। अब वार्तिक संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। वार्तिक भी संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता कात्यायन थे और कात्यायन का समय काल 300 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। वार्तिक ग्रंथ से हमें क्या प्राप्त होता है? मौर्यकालीन समाज के बारे में या भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन मिलता है। अब है आपका महाभाष्य, पाणिनि के द्वारा लिखा। महाभाष्य की बात करें तो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर यह विशालकाय टीका है। इस ग्रंथ के रचयिता पतंजलि हैं। इसका समय काल 150 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इस ग्रंथ से आरंभिक शुंगकालीन शासकों के समकालीन राजनीतिक घटनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। मालविका अग्निमित्रम, कालिदास द्वारा रचित प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का यह नाट्य ग्रंथ प्रारंभिक शुंग राजाओं के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान देता है। कुछ विद्वान कालिदास का समय गुप्त काल मानते हैं, परंतु स्वर्गीय क्षेत्रेश चंद्र
चट्टोपाध्याय, स्वर्गीय N.M. घोष जैसे विद्वान इसका समयकाल प्रथम शताब्दी ही मानते हैं। अब आपका विद्यावदान, ललित विस्तार, महावस्तु संस्कृत भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों से भी हमें मौर्यकालीन राजाओं के बारे में या शाक्य राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दीपवंश अथवा महावंश पाली भाषा में लिखे गए हैं ये, और सिंहली बौद्ध ग्रंथ हैं ये। इस बौद्ध ग्रंथों से मौर्यकालीन तथा शाक्यकालीन परंपराओं का वर्णन मिलता है। बुद्ध चरित अशोक घोष द्वारा लिखी गई है। ये कनिष्क के दरबारी कवि थे और ये भी प्रथम शताब्दी में रचित ग्रंथ है। इसकी भाषा क्या है? बुद्ध चरित की संस्कृत है। यह ग्रंथ गौतम बुद्ध के विविध चरित्रों का वर्णन करता है, जितने भी चरित्र हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस ऐतिहासिक नाटक है। इस ग्रंथ की रचना 500 ईस्वी के आसपास हुई है। इस ग्रंथ के माध्यम से नंद राजाओं तथा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। अब आपका है मृच्छकटिकम। इसके रचनाकार कवि महाकवि शूद्रक थे और ये जो मृच्छकटिकम में गुप्तकालीन भारत का वर्णन प्राप्त होता है। गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं और ये 606 से लेकर 648 ईस्वी में लिखी गई हैं। ये एक नाट्य कृतियाँ हैं और 7वीं शताब्दी के इतिहास पर रोचक प्रकाश डालती हैं। इस ग्रंथ की रचना 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई है। हर्षचरित सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट द्वारा रचित यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ से हर्षकालीन भारत के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। विक्रमांक देव चरितम, यह इसके रचनाकार बिल्हड़ थे। 11वीं शताब्दी में यह ग्रंथ लिखी गई है। और चलिए आप देख लीजिए महत्वपूर्ण साहित्य और उनकी रचनाएं तथा रचनाकार। अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार कौन है? पाणिनि है। ये व्याकरण ग्रंथ की संस्कृत रचना है। मुद्रा राक्षस, जिसके रचनाकार विशाख दत्त हैं, मौर्य काल के दरबार में पर्याप्त जानकारी देता है। महाभाष्य, जो पतंजलि ने लिखा है, इसमें पुष्पमित्र सुंग के विषय में जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर, जो सोमदेव ने लिखी है, मौर्य काल के विषय में जानकारी देता है। बृहत थाम मंजरी क्षेमेंद्र, मौर्य काल के विषय में जानकारी देता है। इसी तरीके से और भी क्या ये अर्थशास्त्र कौटिल्य ने मौर्य के काल के बारे में जानकारी, बृहत जानकारी देता है। नीति सार में जो है काम मंदक ने लिखी है, गुप्तकालीन जानकारी देता है। और मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा लिखी गई है, शुंग वंश के बारे में जानकारी देता है। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखी गई है, गुप्तकालीन समाज के बारे में वर्णन करता है। हर्ष चरित्र बाणभट्ट द्वारा रचित है, हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। रामचरित, इसमें संध्याकर नंदी हैं, बंगाल के शासक रामपाल के बारे में जानकारी मिलता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई है, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी है, कश्मीर के राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है राजतरंगिणी के बारे में, कहाँ की जानकारी मिलती है, तो कश्मीर की जानकारी प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण देख लीजिए कुछ दरबारी कवि और उनके जो राजवंश थे या राजा थे, उनके कौन कौन से राजा हैं और उनके दरबारी कवि कौन कौन से थे, इनके बारे में देख लीजिए, क्योंकि अक्सर कवियों के बारे में भी पूछ लेता है। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे और ये 606 से 647 ईसा पूर्व तक के शासनकाल का था। और इसके अलावा वाकपति राज यशोवर्मन 700 से 740 ईस्वी तक थे। वंश कौन था? चंद्र था। फिर पद्यगुप्त परिमल, ये वाकपति मुंज थे और ये परमार वंश का राजा था, 973 ईस्वी से लेके 96 तक। फिर वल्लाल किसके दरबारी कवि थे? तो भोज के थे, 1010 से 1055 तक परमार वंश के ही शासक थे। बिल्हड़ किसके थे? तो विक्रमादित्य फोर्थ के 1076 से लेके 1126 ईस्वी तक। और चालुक्य वंश के राजा थे विक्रमादित्य फोर्थ। फिर संध्याकर नंदीन, ये पाल वंश
रामपाल के दरबारी कवि थे। 1077 से लेके 1120 ईस्वी तक पाल वंश का शासक था रामपाल। फिर हेमचंद्र किसके दरबारी कवि थे? तो कुमार पाल के थे, जो 1088 से लेके 1172 सोलंकी वंश के थे। जय सिंह थे, जय सिंह कुमार पाल वंश के शासक थे और ये सोलंकी वंश के ही थे। फिर आनंद भट्ट, ये बल्लाल सेन के थे, 1158 से लेके 78 तक सेन वंश के शासक थे। इसी तरह चंद्रवरदाई पृथ्वीराज से थर्ड के दरबारी कवि थे, ये चौहान वंश के शासक थे। इसी तरह जैनक पृथ्वीराज सेकंड के ही दरबारी कवि, सेकंड नहीं थर्ड के दरबारी कवि थे। जयचंद्र हमीरदेव के दरबारी कवि थे। और राजानाथ सेकंड जो कि आपके अच्युत देव राय के दरबारी कवि थे। इस तरीके से आपने देखा कि महत्वपूर्ण दरबारी कवि कौन कौन से थे और किस किस राजा के थे। तो अब हम आज तक अभी मैं बात करती हूँ ये महत्वपूर्ण विषयों को आज मैंने इस कवर किया है। आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट दिन मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।